लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अलग अलग यूरोपियन नेशंस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे यूरोपियन नेशंस में भी फैलने लगी। और जब ये आइडियाज़ फैल रहे थे तो अलग अलग कुछ आइडियल्स जो है वो निकल के आए। तो कुछ लोग जो है वो लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स थे और कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे। अब इन चीज़ों को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार किन ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम लिबरल्स कहते हैं, लिबरल्स के क्या आइडियल्स होते हैं, किस तरीके की बातों पर वो विश्वास करते हैं, कौन लोग रेडिकल्स कहलाते हैं या फिर कौन लोग कंजर्वेटिव्स हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो लिबरल्स ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि सोसाइटी में चेंज चाहता था, मतलब कि जो बदलाव के फेवर में था। ये ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि हमें सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे जो कि हर रिलीजन को टॉलरेट करे, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म के फेवर में बात करे या किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करे, बल्कि लिबरल्स ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट दी जाए, सभी धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और किसी भी धर्म पर रोक ना लगाई जाए। तो इस तरीके का नेशन लिबरल्स चाहते थे। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. अब liberals जो है वो इस तरीके का नेशन क्यों चाहते थे? Why they were focusing that they wanted a nation that tolerates all religions? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना उस टाइम पे, कुछ ऐसे नेशंस होंगे जो कि ऐसा नहीं कर रहे होंगे, जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे देश थे जो कि किसी एक रिलीजन के फेवर में बात कर रहे थे। जैसे कि ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करता था और जो ऑस्ट्रिया एंड स्पेन जैसे देश हैं वो कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। तो ऐसा था कि सारे देशों में ऐसा नहीं था कि सारे देश ऐसे हैं जो कि सारे धर्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे देश थे जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को इक्वली नहीं जो है ट्रीट कर रहे हैं। इसीलिए लिबरल्स ये चाहते थे कि एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स जो हैं, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे, जो राजवंश चला आ रहा था, जब एक के बाद एक सेम पीढ़ी से, मतलब सेम परिवार से लोग राजा बनते जा रहे थे। बेसिकली जो पूरा राजा वाला सिस्टम है उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसकी अनकंट्रोल्ड पावर से परेशान थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं उनके पास अथाह पावर है, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो इस पावर से जो लिबरल्स थे वो परेशान थे और वो इसको अपोज करते थे कि डायनेस्टिक रूलर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। तो लिबरल्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, उनको हमें गवर्नमेंट से सेव करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और उस पावर का वो गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकती है। तो लिबरल्स जो हैं वो ये चाहते थे कि जो लोगों के राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनको गवर्नमेंट से सेफ रखा जाए। ऐसा कुछ ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के राइट्स का हनन कर दे, लोगों के ऊपर अत्याचार करे या उन्हें परेशान करे। तो ये जो चीज़ है वो लिबरल्स नहीं चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो लिबरल्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आर्ग्यू करते थे, मतलब कि वो एक तरीके से ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें कि लोग चुनकर जाएं, मतलब जो लोगों के बेसिस पे, लोगों के बिहाफ पे जो डिसीजन लेगा पर्सन, वो ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से बैठा हुआ है, मतलब ऐसा ना हो कि राजा है वो, बल्कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुन के वहाँ पे बैठा है, उस पोजीशन पे बैठा है। जब कोई राजा होता है तो राजा एक तरीके से वही पीढ़ी दर पीढ़ी बने जा रहा है, या फिर राजा अपनी मर्जी से होता है। लोगों ने राजा को राजा नहीं बनाया होता, लोगों को जो पावर है राजा के पास वो लोगों ने उसे नहीं दी होती। तो जो लिबरल्स हैं वो ऐसी
गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें कि जो टॉप मोस्ट पर्सन है, जो टॉप मोस्ट सीट पे पर्सन बैठा है, उस पर्सन के पास जो पावर है वो लोगों से आनी चाहिए। लोग जो हैं वो चुन के इस पर्सन को यहाँ पे बिठाएं, ऐसा लिबरल्स चाहते थे। वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि देश में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि चुनकर आई है, पूरी पार्लियामेंट होनी चाहिए, और वो जो पार्लियामेंट है वो मिलके डिसीजंस लेगी। पार्लियामेंट क्या एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे इलेक्टेड मेंबर्स आके बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं, subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। तो साथ ही साथ लिबरल्स जो हैं वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव के अलावा वो ये चाहते थे कि एक ऐसी जुडिशरी हो जो कि वेल ट्रेंड हो, मतलब वो अपना काम बहुत अच्छे से करना जानती हो, और जो कि इंडिपेंडेंट हो इस गवर्नमेंट से और इस जो दूसरे रूलर्स हैं उनसे। जो ये जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो एक तरीके से। ये लोग भी वही सिस्टम चाहते थे, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो ये लोग चाहते थे कि जो लेजिस्लेचर है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो चुनकर आए। एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो लोग लेजिस्लेचर ने जो डिसीजंस लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से कर रहे हैं। तो जो लिबरल्स हैं वो इसी तरीके से एक सिस्टम चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, साथ ही साथ एक ऐसी जुडिशरी हो जो कि इन दोनों ग्रुप से इंडिपेंडेंट हो। मतलब कि जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। मान लो लेजिस्लेचर ने कुछ गलत काम कर दिया, गलत कानून बना दिया, जिससे कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, और उसके बाद ये जो केस है वो जुडिशरी में गया, वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट जो है अगर वो अनबायस्ड होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा, तो वो सही से डिसीजन ले पाएगा और कह सकेगा कि हाँ लेजिस्लेचर ने गलत किया। बट अगर वो कोर्ट जो जुडिशरी है अगर वो लेजिस्लेचर से मिली हुई होगी, तो लेजिस्लेचर्स क्या कहेंगे, ले हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए ले और कह डिसीजन दे कि हमारा जो लॉ है वो सही है। तो इस तरीके से अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो सही तरीके से न्याय नहीं कर पाएगी, सही डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो होनी चाहिए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब भले ही दे वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स, बट ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों वो डेमोक्रेट्स नहीं थे? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। मतलब वो लोग भले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात तो कर रहे थे, बट वो गवर्नमेंट इलेक्ट होके कैसे आएगी, कौन उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा? तो इसके लिए वो ये सोचते थे कि सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, सभी लोग इस गवर्नमेंट को चुनने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट होगा। अब डेमोक्रेट्स क्या करते हैं? डेमोक्रेट्स ये बिलीव करते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार है, सबको राइट टू वोट है, नो मैटर वो किस जेंडर से बिलोंग करता है, किस वर्किंग ग्रुप से वो बिलोंग करता है, कितना अमीर है, कितना गरीब है। तो ये सारी चीज़ों को परे रख के जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि सबको राइट टू वोट है। बट जो लिबरल्स हैं वो ऐसा नहीं मानते थे। वो ये समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, एक तरीके से ऐसे आदमी जिनके पास पैसा है, जो वेल्दी हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार है। तो वो विमेन को भी वोट देने का अधिकार नहीं देते थे, और ना ही कुछ ऐसे आदमी जो कि अमीर नहीं है या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी वो वोट देने का अधिकार नहीं देते थे। तो लिबरल्स ऐसा मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिबरल्स से अलग हैं, और जो लिबरल्स हैं उन्हें हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे तरीके से वो डेमोक्रेसी वाले आइडियाज़ को नहीं अपनाते थे, नहीं उस पर बिलीव करते थे। Then in contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population। अब हालांकि जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स ऐसा चाहते थे कि जो गवर्नमेंट चुन के आएगी उसमें पॉपुलेशन का मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो सहमत होना चाहिए। इसका मतलब कि जो रेडिकल्स हैं वो ये समझते थे कि वो सबको राइट टू वोट देने वाले हैं। वो विमेन को भी राइट टू वोट देने पे एग्री करते थे, सपोर्ट करते थे कि जो औरत हैं उन्हें भी राइट टू वोट मिलेगा।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेडिकल्स हैं दे आर मोर ऑफ डेमोक्रेट्स, वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स हैं एज कम्पेयर टू लिबरल्स. So unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. अब लिबरल्स जो थे वो किस चीज़ के सपोर्ट में थे कि सिर्फ और सिर्फ मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब जो वेल्दी हैं, जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही वोट देने का अधिकार रखते हैं. मतलब कि ये उन लोगों की बात कर ही नहीं रहे थे, लिबरल्स उन लोगों की बात नहीं कर रहे थे जिनके पास पैसा नहीं है, या जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसकी बात लिबरल्स नहीं कर रहे थे. या फिर आप मोटे मोटे तौर पे समझो तो लिबरल्स जो हैं वो बेसिकली सोसाइटी का वो ग्रुप था जो कि थोड़ा सा वेल्दियर क्लास में है, जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं. वहीं रेडिकल्स जो हैं वो ऐसे लोग थे जो थोड़ी मिडिल क्लास वाले लोग हैं. तो जो रेडिकल्स हैं वो ये मान रहे थे कि जो लैंड ओनर्स, बहुत बड़े बड़े ज़मीनों के जो लोग मालिक हैं उनके अपोजिशन में थे. साथ ही साथ जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स थे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ऐसे फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ भी रेडिकल्स थे. बट लिबरल्स इन लोगों के फेवर में थे, और जो रेडिकल्स हैं वो इन प्रिविलेजेस के खिलाफ थे जो कि बड़े लैंड ओनर्स, बड़े जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्हें मिलती हैं. ऐसे एडवांटेजेस, ऐसे फ़ायदे जो कि बहुत अमीर अमीर लोगों को मिल रहे हैं, उस चीज़ के खिलाफ रेडिकल्स थे. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. अब ऐसा नहीं था कि रेडिकल्स बिल्कुल ही इस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी के भी पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा रेडिकल्स नहीं कहते थे. बट वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि सिर्फ एक ही पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, इस चीज़ के वो खिलाफ थे. मतलब कि एक तरीके से वो जो सोशलिज्म वाला आइडिया है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि लोग ये मानते हैं कि जो भी नेशन के पास या जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं वो इक्वली बंटने चाहिए. तो इस आइडिया पे भी जो रेडिकल्स हैं वो थोड़ा बिलीव करते थे कि एक ही पर्सन के पास सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सारी जो रिसोर्सेज हैं वो एक ही या कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए, बल्कि वो लोगों के बीच में बंटने चाहिए. तो इस चीज़ पे रेडिकल्स जो हैं वो बिलीव करते थे. अब हमने देखा कि जो रेडिकल्स हैं एंड जो लिबरल्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज जो है वो डिमांड कर रहे थे. तो अब जो हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आइडिया पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स का, तो वो इनके अपोजिट है. मतलब कि कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग हैं जो कि रेडिकल्स एंड लिबरल्स के अपोज में थे, इनके अपोजिट वो लोग बात करते थे. मतलब कि रेडिकल्स क्या बात कर रहे थे, दे वांटेड चेंज, और कंजर्वेटिव्स फिर कैसे लोग हो जाएंगे, जो चेंज नहीं चाहते थे. अभी हमने बात की कि जो लिबरल्स हैं वो एक तरीके से ऐसी क्लास थे, मान लो थर्ड स्टेट के ही वो लोग हैं बट वेल्दियर क्लास से बिलोंग करते हैं. वहीं जो रेडिकल्स हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे. तो कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो कि रूलर वाली जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते थे, एक तरीके से नोबिलिटी से ये लोग बिलोंग करते थे. तो जब रेडिकल्स और लिबरल्स ये बात करेंगे कि वो एक जगह पे पावर नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि एक तरीके से किंग वाला सिस्टम रहे, डायनेस्टी वाला सिस्टम रहे, तो क्या ये जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो ये चाहेंगे कि इस तरीके के चेंजेस आए? वो तो इस चीज़ के अपोज ही होंगे ना. वो तो ये कहेंगे कि नहीं भाई, हमें चेंजेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चेंज होगा तो इनकी जो पोजीशन है वो हटा दी जाएगी, इनको गद्दी से हटा दिया जाएगा. तो अगर ऐसा होगा तो क्या जो खुद राजा है वो ये कहेगा कि हाँ तुम चेंज कर दो? वो नहीं कहेगा. जो नोबिलिटी है वो कहेगी कि नहीं, ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए, हमें हमारी पोजीशन एज इट इज़ चाहिए. तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से चेंजेस आएँ. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड्स फॉर चेंज. बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्हें भी अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि हाँ, चेंज की तो ज़रूरत है. वो भी क्यों हुआ था? क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में देखा था हमने कि लुई 16 के साथ क्या हुआ. लुई 16 ने भी हार के जो नेशनल असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अब लोगों को ये समझ आ चुका था कि क्या आइडिया ऑफ फ्रीडम है, क्या आइडिया ऑफ लिबर्टी है. अब लोगों को उनके हकों के बारे में समझ आ चुका था, उन लोगों को अब अपने राइट्स के बारे में समझ आ चुका था. अब लोग ज़्यादा अवेयर थे. तो क्योंकि अब लोग अवेयर हैं, अब लोगों को समझ आ चुका है कि उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए. तो अगर राजा उनके अधिकार लोगों को नहीं देगा तो लोग बहुत बड़े लेवल पे अपोज करेंगे, यहाँ तक कि जैसा लुई 16 के साथ हुआ था वैसा दूसरे लोगों को, दूसरे नोबिलिटीज़ को भी देखना पड़ सकता है. इसीलिए अब जो नोबिलिटी थी वो भी ये समझने लगी थी कि हाँ, चेंजेस की ज़रूरत तो है.
Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the ideas of change. अब 18th century के टाइम पे नॉर्मली जो कंजर्वेटिव्स रहते थे वो चेंज के बिल्कुल ही अपोजिट थे। वो ऐसा समझते थे कि नहीं, चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब 19th century के आते आते जो ये कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, चेंजेस तो होने चाहिए, चेंजेस तो इनएविटेबल हैं। इनएविटेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको रोका नहीं जा सकता, मतलब कि चेंज तो होके ही रहेंगे। बट वो ऐसा मानते थे कि ठीक है, तुम चेंज ला रहे हो, इट्स ओके, बट जो तुम्हारा पास्ट है, पास्ट मतलब क्या, जो राजा महाराजा रहे हैं, जो नोबिलिटी वाला सिस्टम चला है, डायनेस्टीज वाला सिस्टम चला है, तो ये जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको भी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ऐसा नहीं कि जो पास्ट है, मतलब जो राजा महाराजा हैं उनको तुम गालियाँ देके चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट करनी है, और जो चेंजेस आएंगे वो अचानक से ना आए, बट एक स्लो प्रोसेस से आए। चेंजेस आने ज़रूरी हैं, ठीक है, चेंजेस लाएंगे, बट चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आने चाहिए, अचानक से नहीं। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने पढ़ा किस तरीके से अलग अलग आइडियाज़ जो हैं वो पूरे यूरोप में फैल रहे थे। अब जब अलग अलग आइडियाज़ उभर के आ रहे थे तो लोगों में क्लैश हो रहा था। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो अपने आइडियाज़ को रख रहे थे, लिबरल्स अपने आइडियाज़ को रख रहे थे, रेडिकल्स अपने आइडियाज़ को रख रहे थे, और इन सभी आइडियाज़ में क्लैशेस हो रहे थे, मतभेद हो रहे थे, लोग झगड़ रहे थे। सब चाहते थे कि उनके आइडिया को सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। The various attempts at a revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब जो रेवोल्यूशंस एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस 19th सेंचुरी के टाइम पे हुए, इन रेवोल्यूशंस एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस ने लोगों को और बेटर तरीके से मदद की इन आइडियाज़ को समझने में। जो लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं उनको और अच्छे तरीके से उनका पोटेंशियल, उनकी लिमिट्स समझने में लोगों को मदद हुई इन रेवोल्यूशंस एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू। मतलब जितना लोगों ने और चेंज के लिए स्ट्राइव किया, उतना ही और उनके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं क्लियर होते गए कि हाँ, लिबरल्स का क्या मतलब है, क्या मतलब है रेडिकल्स का, क्या मतलब है कंजर्वेटिव्स का। ये और बेहतर तरीके से लोगों को समझ आने लगा, और इनके आइडियाज़ जो हैं और ब्रॉड होते गए, उनकी लिमिट्स उन्हें समझ आती गई, और पोटेंशियल लोगों को समझ आता गया कि इस आइडिया में कितना पोटेंशियल है, कितने बड़े लेवल पे एक पर्टिकुलर आइडिया चेंज ला सकता है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग आइडियाज़ हैं वो फ्लरिश करते रहे लोगों के बीच में, और क्लैशेस का भी कारण बनते रहे।